मोदी कल तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। नरेंद्र मोदी रविवार शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगी। शुक्रवार को राजग संसदीय दल के नेता चुने जाने और राजग द्वारा उनके नेतृत्व में सरकार गठन का दावा पेश किए जाने के बाद राष्ट्रपति ने शाम 6 बजे मोदी को आमंत्रित किया और उन्हें प्रधानमंत्री मनोनीत करते हुए सरकार बनाने का न्योता दिया। राष्ट्रपति से मिलने के बाद खुद मोदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न हारे हैं और न हारेंगे। 8वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा रहेगी। राजग संसदीय दल की बैठक पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे हुई। राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए मोदी का नाम प्रस्तावित किया। अमित शाह ने इसका समर्थन और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। जदयू प्रमुख नीतीश कुमार एवं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन का ऐलान किया। पीएम के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे लोको पायलट एसएसपी तिर्की। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में रांची रेल डिवीजन के लोको पायलट को आमंत्रित किया गया है। रांची हावड़ा व रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट एसएसपी तिर्की के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए शुक्रवार को विमान से दिल्ली गए। ज्ञात हो कि देश भर से 10 लोको पायलट को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। एसएसपी तिर्की ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई जब यह जानकारी मिली कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए वह डीआरएम सहित रेलवे के और अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। कल्पना सोरेन को चंपई सोरेन की कैबिनेट में मिल सकती है जगह। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक के रूप में उभरी कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने भी शुरू हो गई है कि कल्पना सोरेन को चंपई सोरेन की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने पार्टी को संकट से उबारा। अपनी प्रभावशाली आवाज से वह लोगों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात पहुंचाने में सफल रही। चर्चा तो यह भी है कि न सिर्फ कल्पना को मंत्री पद मिलेगा बल्कि उनको झामुमो संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो जल्द ही उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय उपाध्यक्ष या केंद्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से कल्पना ने लोकसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका निभाई, माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सह जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने देश और राज्य की राजनीति में तेजी से अपनी पहचान बनाई है। आज की तारीख में उनकी गिनती इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं में होती है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के बीमार होने और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के जेल चले जाने के बाद कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में आई है। हेमंत सोरेन से मिलने होटवार जेल पहुंचे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे। चुनाव परिणाम के बाद यह पहली बार है जब सीएम चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्री टेंडर आवंटन कमीशन घोटाले में जेल में बंद है। इससे विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा था। यह सभी विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संभालेंगे। बता दें कि इससे पहले 31 मई को सीएम चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने होटवार जेल पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक से अवगत कराया था। झारखंड में अगले 4 दिन भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। झारखंड में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पलामू, गढ़वा और आसपास के इलाके को छोड़कर राज्य के कुछ स्थानों में मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने के भी आसार है। वहीं राज्य के 15 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पलामू का रहा। वहीं 15 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार रहा। हालांकि रांची का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गढ़वा का 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सरायकेला का 42.1, कोडरमा का 40 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा का 42.9 डिग्री सेल्सियस, देवघर का 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड में साल दर साल गर्मी तेजी से बढ़ रही है। जून के पहले सप्ताह में पिछले 3 साल में इसमें वृद्धि हो रही है। गत साल की बात करें, पारा 4 से 5 डिग्री बढ़ा है। पिछले 3 साल से पारा 40 से 45 डिग्री रह रहा है। हालांकि इससे पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों का तापमान 45 डिग्री से 40 डिग्री रहा करता था। बारिश में लगातार कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण रांची व अन्य जिलों में गर्मी बढ़ती जा रही है। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सभी विभाग अब मुख्यमंत्री के पास। केस कांड में जेल में बंद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पास ले लिया है। को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभागीय सचिव
वंदना दादिल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत रहेंगे। गौरतलब है कि ये विभाग पूर्व में मंत्री आलमगीर आलम के पास थे, पर 15 मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और अभी वह जेल में है। अब आदर्श चुनाव आचार संहिता हट गया है। सीएम ग्रामीण विकास विभाग में तेजी से काम करना चाहते हैं, इसलिए विभागों को अपने पास रख लिया है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार बनाएगी डीएसपी। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए एक बेहद सुखद खबर है। खेल विभाग झारखंड के उभरते खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए नया प्रस्ताव लाया है। दरअसल खेल विभाग के मुताबिक ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डीएसपी के पद से नवाजा जाएगा। झारखंड सरकार इसे लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाने को तैयारी में है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। झारखंड में आदिवासी मूलवासी को खेल से प्रेरित करने के उद्देश्य से इस सरकार की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि सरकार पहले से खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें सीधी नियुक्ति दे रही है। इस बार नीति के विस्तार करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2% आरक्षण भी दिया जाएगा। इससे उन्हें सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। खेल विभाग ने बताया कि ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने पर उन्हें डीएसपी से लेकर सिपाही जैसे पद पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि पड़ोसी राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों वहां की सरकारें कैसे नौकरी से जोड़ रही है, उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। सीधी नियुक्ति जैसी योजना से झारखंड में रोजगार से जुड़ी कई समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। यहाँ के आदिवासी मूलवासी, गरीब और पिछड़े वर्ग को खेल से जोड़कर उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाएगी। इससे झारखंड में बढ़ रहे पलायन की समस्या कम होगी। अब अपने ही राज्य में रोजगार का जरिया बनेगा। तब यहाँ के दबे कुचले पिछड़े वर्ग के युवाओं का रुझान खेल के प्रति बढ़ेगा और वे सरकार की सीधी नियुक्ति का लाभ उठा सकेंगे। भ्रष्टाचार के 4 आरोपी अफसरों पर कार्रवाई का आदेश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भ्रष्टाचार के आरोपी 4 अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने धनबाद के बलियापुर के तत्कालीन सीईओ राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि रोकने के दंड के प्रस्ताव पर सहमति दी है। वहीं संयुक्त बिहार के तत्कालीन सोनवर्षा के बीडीओ चंद्रशेखर सिंह के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के तहत उनकी समूची पेंशन आजीवन रोकने के दंड के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। सीएम ने धनबाद नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त अवधेश पांडे की पेंशन से 5% राशि कटौती 1 वर्ष तक करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। वहीं बोकारो तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक पाठक पर आरोप गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई चलाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने राजस्व बढ़ाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति के निर्धारित 6,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वह शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वाणिज्य कर विभाग की ओर से बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रहण की लक्ष्य की तुलना में 3,500 करोड़ रुपए टैक्स की वसूली की जा चुकी है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों के जीएसटी से संबंधित आकलन प्राप्त कर तुलनात्मक प्रतिवेदन तैयार करें। विभाग की ओर से बताया गया कि जीएसटी कंपनसेशन के रूप में भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 165 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई, लेकिन अब तक देय राशि का भुगतान लंबित है। बीआईटी सिंदरी के 597 में से 467 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट। बीआईटी सिंदरी के 2023-24 के अध्ययनरत फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने पहले चरण की प्लेसमेंट प्रक्रिया में रिकॉर्ड बनाया है। संस्था के कुल 10 ब्रांच में शामिल 680 विद्यार्थियों में से 597 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल हुए थे। इनमें से 467 से अंतिम रूप से विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में अपनी जगह बनाई है। पहले चरण की प्लेसमेंट प्रक्रिया में संस्था ने 1 स्टूडेंट 1 जॉब का लक्ष्य तय किया था। इसकी सफलता मिली। संस्था के करियर डेवलपमेंट सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम ने बताया कि प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सर्वाधिक 85 विद्यार्थियों ने नौकरी हासिल की। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग संकाय के एक छात्र ने सर्वाधिक 20 लाख रुपए का वार्षिक पैकेज हासिल किया। वहीं प्लेसमेंट के दौरान विद्यार्थियों ने औसत वार्षिक पैकेज 9 लाख रुपए हासिल किए। शेष विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट की प्रक्रिया जारी में है, जो अगस्त माह तक चलेगी। इसके बाद 2024-25 के विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट में शामिल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को मुख्यालय स्थित सभागार में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। विधानसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में मतदाता सूची के प्रकाशन का कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर रखा जा रहा है। इसके पूर्व घर घर जाकर मतदाताओं का पुनरीक्षण कर ले। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। इसमें सभी पदाधिकारियों कर्मियों ने
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बाबत लोकसभा चुनाव के दौरान बने बूथ अवेयरनेस समूहों और ELC समूहों को सक्रिय करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी भवनों आदि पर दीवार लेखन कर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर का नाम एवं नंबर अंकित कराएं। पदाधिकारी 80% से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों का स्वयं भौतिक निरीक्षण करें। जेएमएम के विजय जुलूस में नाचने वाले दरोगा की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी नलिन सोरेन के विजय जुलूस में कथित तौर पर डांस करने वाले थाना प्रभारी की शिकायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल न्यायिक मामलों के प्रमुख सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून को दुमका कुंडित में थाना प्रभारी सुरेश दुबे नलिन सोरेन के विजय जुलूस में डांस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यह पहली घटना है जब कोई पुलिस पदाधिकारी किसी विशेष राजनीतिक दल के विजय जुलूस में नाच रहा हो। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने मांग की है कि पुलिस पदाधिकारी को खुलासा करना चाहिए कि उन्होंने अपने पसंदीदा राजनेता को जिताने में मदद के बदले क्या डील की थी। बीजेपी ने आयोग से सख्त एक्शन की मांग की है। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि थाना प्रभारी का काम विजय जुलूस में विधि व्यवस्था देखना था, न कि उसमें डांस करना। बीजेपी ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रशासन ने किस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोग किया है उसका उदाहरण मात्र है। बीजेपी ने मांग की है कि झामुमो के 5 प्रत्याशियों के विजय जुलूस का वीडियो मांग कर देखा जाए तो पता चलेगा कि और कितने पदाधिकारी उसमें डांस कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की है कि थाना प्रभारी सुरेश दुबे के पिछले 5 माह का कॉल और व्हाट्सएप डाटा मंगवाया जाए। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि कुंडी थाना प्रभारी को बर्खास्त करते हुए दुमका संसदीय सीट पर दोबारा चुनाव होना चाहिए। गौरतलब है कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुंडी थाना प्रभारी कथित तौर पर नलिन सोरेन के विजय जुलूस में नाचते हुए नजर आए थे। विजय ने इस वाक्य पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने तेज की कार्रवाई। जमीन घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 10 लोगों के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जहां ईडी ने अदालत को बताया कि सभी आरोपियों ने मिलीभगत करके प्रतिबंधित जमीन को अपने कब्जे में किया है। इसके लिए जमीन के मूल दस्तावेज से हेराफेरी की गई है। इसके बदले में भारी मात्रा में रुपयों का लेन देन भी किया गया है। ईडी ने रांची के सदर थाने में जून 2023 को 10 प्राथमिकी के आधार पर अपने यहाँ दर्ज ECIR में यह चार्जशीट की है। ECIR के आधार पर इस मामले की जांच की गई, जिसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने चार्जशीट में इन बातों का भी उल्लेख किया है कि 13 अप्रैल 2023 को आरोपी सद्दाम हुसैन के ठिकानों से 1940 का डीड बरामद हुआ। यह डीड 6.34 एकड़ जमीन के लिए तैयार हुआ था। यह जमीन हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन का हिस्सा है। जांच में यह भी पाया गया कि यह जमीन भूयारी प्रकृति की है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। इसके बावजूद उस पर अवैध रूप से कब्जा कर बेच दिया गया। गौरतलब है कि ईडी ने 16 अप्रैल झामुमो नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय और इरशाद के ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से उन्हें जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े कई दस्तावेज मिले। इसके पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें कार्यालय ले जाया गया, जहां पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आकलन परीक्षा में दिव्यांग पारा शिक्षक को मिलेगी 5% की छूट। दिव्यांग पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब झारखंड के पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा में दिव्यांग पारा शिक्षकों को 5% की छूट मिलने वाली है। SC, ST, OBC के तर्ज पर 35% अंक लाने पर भी दिव्यांग पारा शिक्षक पास कर जाएंगे। नियमावली में इसको लेकर संशोधन हो रहा है। नियमावली संशोधन के बाद दूसरी आकलन परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा और परीक्षा ली जाएगी। जैक ने नियमावली को संशोधन का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिया है। पहली आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के पारा शिक्षकों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। दिव्यांगों के लिए भी अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे उनका भी क्वालिफाइंग अंक 40% हो गया था। जैक ने तकनीकी समस्या का समाधान करते हुए SC, ST और OBC पारा शिक्षकों के समान 35% अंक दिव्यांग पारा शिक्षकों को देने का प्रस्ताव दिया है। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव पर नियमावली में आंशिक संशोधन कर रहा है। राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जैक आकलन परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा। संभावना जताई जा रही है कि इस महीने परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाएगा। दूसरी आकलन परीक्षा जुलाई में आयोजित हो सकेगी। दूसरी आकलन परीक्षा में करीब 28,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे। पहली आकलन परीक्षा में 41,000 पारा शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 10,500 पारा शिक्षक सफल नहीं हो सके थे। इन पारा शिक्षकों को दोबारा मौका मिलेगा। वहीं करीब 19,000 पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पहली आकलन परीक्षा के बाद पूरी की गई है, वे भी पहली बार इसमें शामिल हो सकेंगे। अभी भी 1600 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच लंबित है। शिक्षा विभाग ने अविलंब जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया।